नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आज की वीडियो में और इससे पहली वाली वीडियो में हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स की। अलग अलग प्रकार की जो सरकारें हैं या अलग अलग देशों में जिस प्रकार से रूल एंड रेगुलेशन होता है उनमें विभेद क्या है, डिफरेंस क्या है और भारत में किस प्रकार के मॉडल को अपनाया गया है। तो इसके पार्ट 1 के वीडियो में हमने बात की थी पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर और स्टेट के बीच है, केंद्र तथा राज्यों के बीच जिस प्रकार से शक्तियों का विभाजन है उसके आधार पर कितने प्रकार की गवर्नमेंट बनती है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि इसके आधार को अगर हम चेक करें तो दो प्रकार की गवर्नमेंट सामने आती हैं। पहला आता है फेडरल गवर्नमेंट, दूसरी आती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या यूनिटरी गवर्नमेंट। संघीय सरकार और एकात्म सरकार, दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं डिटेल से, और इनके आधार पर भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने किस प्रकार की गवर्नमेंट को अपनाया है, वो सारी डिटेल से हम जो है लास्ट वीडियो में या पार्ट 1 में बात कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जिन भी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है कृपया करके पार्ट 1 को एक बार ज़रूर देख लें। पार्ट 1 के बाद इस वीडियो में अब हम बात करेंगे, पहले वीडियो में हमने बात की पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, उसके आधार पर सरकार। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, विधायिका और कार्यपालिका के बीच में या आपस में क्या संबंध होता है, उसके आधार पर सरकार कितने प्रकार से कार्य करती है। तो ध्यान रखिए, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का जो ये रिलेशन आपस में है उसके आधार पर भी दो अलग अलग प्रकार की सरकारें बनती हैं। पहली व्यवस्था जो बनती है वो बनती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था, जहाँ पे इनडायरेक्टली शासन माना जाता है किसका, पार्लियामेंट का। और दूसरी व्यवस्था बनती है अध्यक्षीय प्रणाली या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डायरेक्टली शासन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा, और अध्यक्ष को प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो अपने माइंड में एक चीज़ क्लियर रखिएगा कि संसदीय शासन व्यवस्था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ब्रिटेन में है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है यूएसए में है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, इस बारे में बात आई कि हम कौन सी शासन व्यवस्था रखें, तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया, संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। यानी भारत में भी क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों अपनाया गया वो हम बात करेंगे वीडियो के अंत में। लास्ट में इस बात पे ज़रूर चर्चा की जाएगी कि हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को न अपना करके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों अपनाया। उससे पहले हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर क्या है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर क्या हैं। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव क्या होता है और लेजिस्लेचर क्या होता है ये मैं अपने पहले के वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर आपको बता चुका हूँ। तो इसको समझने से पहले एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर जो है ध्यान से देखें कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है, क्योंकि रिलेशन यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का ही हम देख रहे हैं। उन्हीं के रिलेशन के आधार पे ही जो है हम दो प्रकार की शासन प्रणाली को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आपको लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों का कार्य होता है, ये क्लियर पता होना चाहिए। तो जिन लोगों को ना पता हो एक बार पुरानी वीडियो को रिवाइज़ ज़रूर करें। चलिए बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो अगेन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैंने दोबारा से जैसे यहाँ पे अलग पॉइंट बताए थे वैसे ही आपको थोड़ा सा मदद मिले, सहायता मिले, पहले पॉइंट बना दिए हैं। इन पॉइंट के ही आधार पर हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। पहला पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो आता है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारिणी या कार्यपालिका। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव का क्या डिफरेंस होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लाइक ब्रिटेन या इंडिया, वहां पे हमेशा डुअल एग्जीक्यूटिव होगी, दोहरी कार्यकारिणी होगी। डुअल एग्जीक्यूटिव का क्या मीनिंग है, डुअल एग्जीक्यूटिव का मीनिंग है कि अध्यक्ष तो इन देशों में भी होगा लेकिन वो जो अध्यक्ष होगा वो नॉमिनल होगा, नाम मात्र का होगा, उसके पास शक्तियाँ नहीं होंगी। ब्रिटेन में बात करें तो ब्रिटेन का क्राउन, ब्रिटेन की महारानी
अध्यक्ष है, लेकिन शक्तियाँ वहाँ पे उनके पास कुछ नहीं है। भारत की बात करें, भारत का राष्ट्रपति, भारत का अध्यक्ष है, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास एज सच पावर नहीं है। कार्यकारिणी की जो एक्चुअल पावर है वो किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पास। तो यानी एग्जीक्यूटिव क्या होगी? हमेशा डुअल होगी। एक होगी नॉमिनल, जिससे मैं बात करूं इंडिया में मैंने प्रेसिडेंट का, ब्रिटेन में मैंने क्राउन का, और एक होगी एक्चुअल। एक्चुअल यानी वास्तविक, जिसके पास सच में शक्तियाँ हैं, जिसके पास सच में पावर हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है। दूसरी तरफ अगर मैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे चलूँ तो एग्जीक्यूटिव सिंगल होगी और वही एक्चुअल होगी, यानी प्रेसिडेंट है उसके पास ही सारी पावर है। एक्चुअल पावर ही किसके पास है? जो सिंगल एग्जीक्यूटिव है, डुअल एग्जीक्यूटिव यहाँ पे नहीं होगी। सेकंड पॉइंट की तरफ चलें, रूल बाय, यानी शासन किसके द्वारा किया जाएगा। या अगर मैं बात करूं कि ये जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि शासन किसके द्वारा किया जाता है? एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है, एक्चुअल एग्जीक्यूटिव के द्वारा। तो रूल किसके द्वारा किया जाएगा या एक्चुअल एग्जीक्यूटिव होगा कौन? तो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होगा मेजोरिटी पार्टी। अब यहाँ पे मेजोरिटी पार्टी से आप क्या समझे, तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। आपको पता है कि भारत में जो रूल किया जाता है, एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड हो जाता है प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जो ये इलेक्शन होता है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में या एग्जीक्यूटिव जो ये बनती है, ये कहाँ से बनती है? लोअर हाउस यानी लोकसभा के लिए इलेक्शन होता है। लोकसभा में जिस भी पार्टी को या जिस अलायंस को मेजोरिटी मिलेगी, बहुमत मिलेगा, वो वहाँ से क्या करेंगे? गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, सरकार को बनाएंगे। तो इट मीन्स शासन किसके द्वारा किया जाएगा? जिसका लोअर हाउस में क्या होगा? मेजोरिटी जिसके पास होगी वही एग्जीक्यूटिव बनेगा, वही सरकार बनेगी। यानी दोनों का इलेक्शन क्या हो रहा है? एक साथ हो रहा है, अलग अलग इलेक्शन नहीं है। जबकि मैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे चलूँ तो एक्चुअल जो एग्जीक्यूटिव है या जिसके द्वारा रूल किया जा रहा है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन सेपरेट होता है किससे? लेजिस्लेटिव से। दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे लेजिस्लेटिव यानी लोअर हाउस लोकसभा का चुनाव जब हो रहा है उसमें जो मेजोरिटी पार्टी है उस मेजोरिटी पार्टी से ही एग्जीक्यूटिव बन रही है। जबकि यहाँ पे जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट, उसका इलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। उसका लेजिस्लेटिव से, यानी जो वहाँ लोअर हाउस है या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या कांग्रेस यूएसए में, उसका इलेक्शन अलग हो रहा है। इस इलेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बिल्कुल अलग इलेक्शन है और प्रेसिडेंट का बिल्कुल अलग इलेक्शन है। तो दोनों सेपरेट हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक ही इलेक्शन मेजॉरिटी पार्टी के द्वारा क्या किया जा रहा है? शासन किया जा रहा है। तो आई थिंक दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तीसरा, लीडरशिप, नेतृत्व कौन करता है? तो मैंने कहा मेजॉरिटी पार्टी रूल कर रही है, एग्जीक्यूटिव मेजॉरिटी पार्टी से निकल रहा है, लेकिन लीडरशिप किसकी होगी? प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की। यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, हम नॉर्मली कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। आज के समय में आपको पता है चारों तरफ एक ही नाम है, मोदी। अच्छा हो रहा है मोदी, बुरा हो रहा है मोदी। अच्छा काम मोदी कर रहा है, बुरा काम मोदी कर रहा है। तो हमारे मन में एक भाव आ गया कि नहीं, सब कुछ प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा पावर नहीं देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सामान्य शब्दों में प्राइम मिनिस्टर को बहुत बखूबी से कहा प्राइम मिनिस्टर के लिए कि प्राइम मिनिस्टर सरकार का मुखिया नहीं है, हेड नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसमें भी खासकर जो कैबिनेट है उनमें से प्रथम व्यक्ति है। यानी प्रथम तो प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑनवर्ड्स सबकी तवज्जो वही है। केवल प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पावर दी है उसके कारण वो फर्स्ट पर्सन बन जाता है गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट का मुझे मुखिया नहीं कह सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे दूसरी तरफ चलें, अभी इस पॉइंट को और क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की ही लीडरशिप है, और जो ये मिनिस्टर्स यहाँ पे होते हैं, यानी जो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है वो केवल एडवाइज़र होती है प्रेसिडेंट की। अब दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है। आपने सुना होगा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय लिए जाते हैं कैबिनेट की बैठक में, कैबिनेट के द्वारा निर्णय लिया गया। कोई भी निर्णय किसके द्वारा लिया जा रहा है? कैबिनेट के द्वारा। आप अगर सही से देखें, सही से चीज़ों को परखें, तो कहीं पे ये आपको नहीं सुनाई देगा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये निर्णय लिया।
या प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया। नहीं, प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नहीं लेता है। डिसीजन किसके द्वारा होगा? कैबिनेट के द्वारा होगा। यानी प्राइम मिनिस्टर जो काम करवाना चाहता है उसको भी मंजूरी किसके द्वारा मिलनी चाहिए? कैबिनेट के द्वारा मिलनी चाहिए। इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के पास पावर गई है। कैसे गई है? जब हम प्राइम मिनिस्टर का चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट इतनी वैल्यूएबल क्यों हो गई है, क्यों आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर ही हमें सर्वे सर्वा दिखता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम मिनिस्टर मुखिया नहीं है, वो फर्स्ट पर्सन है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या मेनली कैबिनेट मिनिस्ट्री का। तो यहाँ पे ये सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई काम करना है तो कैबिनेट से मंजूरी चाहिए, और जो भी डिसीजन होंगे, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, पॉलिसी मेकिंग की जाती है, वो कैबिनेट के द्वारा की जाती है, ना कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। क्लियर? यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रेसिडेंट स्वयं अपने डिसीजन लेता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री केवल एडवाइज़र है। अभी आपने देखा पेरिस समझौता से जब अमेरिका ने अपने आप को अलग किया तो जो ये यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, डोनाल्ड ट्रंप के जो मिनिस्टर हैं उनमें से मैक्सिमम मिनिस्टर चाहते थे कि नहीं, अमेरिका को जो है पेरिस समझौते के साथ रहना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अकेले ऐसे थे जो नहीं चाहते थे, और वो नहीं चाहते थे तो उन्होंने पेरिस समझौता क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यानी सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री भी अगर एक तरफ हो गई और प्रेसिडेंट वो काम नहीं करना चाहते हैं तो पूरी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। ये सिर्फ एडवाइज़र हैं, ये केवल सलाह देंगे। इनकी सलाह मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो भी डिसीजन ले रहा है उसका अप्रूवल कौन दे रहा है? कैबिनेट। पॉलिसी मेकिंग कौन कर रहा है? कैबिनेट कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आएगा, यहाँ प्रेसिडेंट का नाम आएगा। यहाँ कभी भी कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री नहीं कहते हैं। यहाँ कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप या प्रेसिडेंट ने ये निर्णय लिया, यहाँ कहते हैं कैबिनेट ने ये निर्णय लिया। तो भले ही लीडरशिप जो है प्राइम मिनिस्टर हम कहेंगे, लेकिन कैबिनेट साथ में शामिल होती है, और यहाँ लीडरशिप पूरे तरीके से किसकी है? प्रेसिडेंट की है। मेंबरशिप देखें, सदस्यता। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मेंबरशिप हमेशा डुअल होगी, दोहरी होगी। अगेन पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेजिस्लेटिव के लिए यानी लोअर हाउस के लिए क्या हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है। लोअर हाउस में जो मेजॉरिटी पार्टी है उनमें से कौन क्या बन रहे हैं? एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बन भी गया जो लोअर हाउस या अपर हाउस का सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है, तो उसे विदिन 6 मंथ क्या करना पड़ेगा? हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है और जो प्राइम मिनिस्टर है, यानी जो एग्जीक्यूटिव है, उनके पास एक मेंबरशिप किस चीज़ की है? कि वो एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी मेंबरशिप भी उनके पास है, किस चीज़ की? लेजिस्लेटिव की। यानी वो या तो लोकसभा के भी सदस्य हैं या राज्यसभा, दोनों में से एक हाउस के क्या हैं? सदस्य हैं। दोनों में से एक हाउस का सदस्य होना क्या है? आवश्यक है। यानी मेंबरशिप क्या हो गई उनके पास? दोहरी, डुअल मेंबरशिप हो गई। लेजिस्लेटिव की भी मेंबरशिप है और एग्जीक्यूटिव की भी क्या है? मेंबरशिप है। जबकि यहाँ सिंगल मेंबरशिप होगी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। क्यों होगी? मैंने आपको अभी क्या बताया? प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव दोनों के इलेक्शन अलग अलग होते हैं, आपस में किसी प्रकार का क्या नहीं है? रिलेशन नहीं है, तो सिंगल होगी। और ख़ास करके ये जो मिनिस्टर होते हैं, यानी जो एग्जीक्यूटिव में जो सहायता एडवाइज़र हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। और पहली कंडीशन होती है कि भैया वो लेजिस्लेटिव से रिलेटिव नहीं होने चाहिए, या लेजिस्लेटिव का उनके पास क्या नहीं होनी चाहिए? मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए। यानी आपके पास या तो एग्जीक्यूटिव में ही आप रह सकते हो, या तो लेजिस्लेटिव, कांग्रेस या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के आप मेंबर रह सकते हो। आप एक साथ दोनों भूमिका नहीं निभा सकते कि आप जो है कांग्रेस के भी, कांग्रेस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के भी मेंबर हैं और साथ में आप मंत्री भी हैं, नहीं। जबकि यहाँ क्या है? मंत्री वही बनेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्टर में वही शामिल होगा जो या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का सदस्य है। इट मीन्स यहाँ डुअल मेंबरशिप हो गई और यहाँ जो है क्या है? सिंगल मेंबरशिप है। पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी, राजनीतिक एक रूपता बिल्कुल होगी। क्यों होगी राजनीतिक एक रूपता? क्योंकि एक दल लेजिस्लेटिव में, लोकसभा में जो दल है उसी दल, वो मेजॉरिटी में है, उस दल के ही क्या है? एग्जीक्यूटिव हैं। यानी एक ही पार्टी से लोकसभा में बहुमत भी है और उसी पार्टी से या उसी अलायंस से, पार्टी होगी या पार्टी नहीं है तो अलायंस से सरकार भी है।
यानी दोनों एक ही राजनीतिक रूप से क्या होंगे, दृष्टिकोण क्या होगा, सोच क्या होगी, एक होगी। जबकि यहाँ राजनीतिक एक रूपता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हो भी सकती है, लेकिन नॉर्मली ऐसे भी चांस है कि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग हो रहा है, लेजिस्लेटिव का इलेक्शन अलग हो रहा है। मे बी प्रेसिडेंट जो है किसी दूसरी पार्टी का जीत गया, और जब लेजिस्लेटिव के चुनाव हुए तो वहाँ पे मेजोरिटी में कोई दूसरी पार्टी आ गई। यानी दो अलग अलग पार्टी, विधायिका में जो है, लेजिस्लेटिव में अलग पार्टी है, और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जो है अलग पार्टी का है। पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है। जबकि यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो अलायंस मेजोरिटी पार्टी में होगी वही सरकार बनाएगा, वही एग्जीक्यूटिव होगा। तो यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होगी ही होगी, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट चलें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। क्या उत्तरदायित्व होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट के लिए। पहले कलेक्टिव क्यों है? कलेक्टिव इसलिए है, मैंने आपको यहाँ ऊपर क्या बताया, कैबिनेट, मंत्रियों का एक समूह डिसीजन ले रहा है। दूसरा, पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल इसलिए है क्योंकि जब तक इनके पास लोअर हाउस में मेजोरिटी है तब तक सरकार है। लोअर हाउस में मेजोरिटी गई तो सरकार गई। यानी ये हर समय रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट के लिए हैं। जैसे ही पार्लियामेंट के लोअर हाउस में इनकी मेजोरिटी गई, वैसे ही सरकार या एग्जीक्यूटिव भी समाप्त हो गई। तो इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व किसके लिए है? पार्लियामेंट के लिए। जबकि क्या यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसिडेंट की? नहीं, वो तो एक बार चुन लिया गया है। अब एक बार चुन लिया गया है, यूएसए में कार्यकाल 4 साल का होता है प्रेसिडेंट का, तो 4 साल से पहले प्रेसिडेंट को हटाना नामुमकिन है। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, मैंने भारत के राष्ट्रपति का भी आपको बताया था कि भारत के राष्ट्रपति को भी अगर हटाना है तो स्पेशल मेजोरिटी हमें चाहिए, टोटल का 2/3, जो कि किसी भी पार्टी के लिए या पार्लियामेंट में कभी ऐसा होना लगभग असंभव है। क्योंकि शुरुआत में इंदिरा गांधी के समय इतनी मेजोरिटी एक समय थी, या पंडित नेहरू के समय थी, उसके बाद किसी पार्टियों के पास इतनी बड़ी मेजोरिटी 2/3 की मेजोरिटी नहीं रही है। अभी मोदी गवर्नमेंट आफ्टर 1984 1984 राजीव गांधी सरकार थी जो पूर्ण बहुमत में थी, जिसके पास, कांग्रेस के पास अपनी पार्टी के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सदस्य थे लोकसभा के, वो गवर्नमेंट में थे। उसके बाद 2014 में मोदी की सरकार आई है जिसके पास फुल मेजोरिटी है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट के पास तो गवर्नमेंट बनाने के लिए फुल मेजोरिटी यानी 50% वन मिलना ही मुश्किल है, अलायंस बन जाते हैं। तो 2/3 टोटल का मिलना तो लगभग इम्पॉसिबल सी कंडीशन है, वो भी दोनों हाउस में, अपर हाउस में भी और लोअर हाउस में भी। तो इट मीन्स प्रेसिडेंट को समय से पहले पद से हटाना नामुमकिन है। आज तक भारत में कभी प्रेसिडेंट समय से पहले या इम्पीचमेंट के द्वारा नहीं हटाए गए हैं। यहाँ इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू तो होता है, लेकिन उसे पास करना बहुत टफ है। अभी डोनाल्ड ट्रंप पे भी इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था, तुरंत गिर गया। तो यानी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि उसे लेजिस्लेटिव में जवाब नहीं देना है। प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक बार चुन लिया तो 4 साल के लिए फिक्स हो गया। तो यहाँ क्या आ जाता है? लेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पावर, शक्तियों का फ्यूजन है, मिश्रण है। शक्तियों का क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिश्रण है। मिश्रण क्यों है? अगेन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव आपस में क्या हैं? मिले हुए हैं, तो शक्तियों का फ्यूजन हो गया। जबकि यहाँ क्या है? सेपरेशन है, अलग अलग काम है। एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग है, काम अलग है, लेजिस्लेटिव के काम अलग हैं। यहाँ मिश्रण क्यों है? क्योंकि सरकार जो चाहेगी वो लोकसभा में इजीली पास कर देगी, या लोकसभा से जो पास हुआ है वो वही काम होंगे जो गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट की वहाँ पे क्या है? मेजॉरिटी है। तो हमें इस चीज़ का यहाँ पे क्या रखना है? ध्यान रखना है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया है, इसके एडवांटेज क्या हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एडवांटेज क्या हैं, और इन दोनों के डिसएडवांटेज क्या हैं, कौन सी व्यवस्था ज़्यादा बढ़िया है। अब हम इस बारे में बात करेंगे। मैंने अगेन कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या हैं, वो तो आप अगर इसको समझ चुके हैं तो आप आसानी से
चीज़ें क्लियर कर देंगे। फिर भी मैं आपको कुछ एक पॉइंट बता देता हूँ, उन पॉइंट पे और गहनता के साथ सोचिएगा। मैं बहुत जल्दी में आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ। पहला पॉइंट है एडवांटेज की बात करूँ मैं। पार्लियामेंट, देखिए जो यहाँ एडवांटेज होगा वो यहाँ डिसएडवांटेज होगा, और जो यहाँ डिसएडवांटेज होगा वो यहाँ क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। तो यहाँ बात करें पहले एडवांटेज की। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सबसे पहला एडवांटेज है, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका और विधायिका के बीच बहुत अच्छा सामंजस्य होगा, बहुत अच्छा सामंजस्य होगा, जिससे कार्य बहुत सरलता से होंगे। क्यों? क्योंकि अगेन मेजॉरिटी पार्टी ही एग्जीक्यूटिव है। दूसरी तरफ यहाँ एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है, तो टकराव की स्थिति, डिसएडवांटेज क्या हो गया, दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। प्रेसिडेंट कोई काम करना चाहता है और उस काम का पार्लियामेंट से पास होना जरूरी है, लेकिन लेजिस्लेटिव में अगर दूसरी गवर्नमेंट है तो वो उस काम को रोक सकती है, यानी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जबकि यहाँ पे टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। बहुत अच्छा जो है यहाँ पे क्या रहेगा, रिलेशन रहेगा दोनों के बीच में। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने यहाँ देखा, यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि जहाँ हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, वहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहाँ मिल रही है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जबकि यहाँ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो दूसरा एडवांटेज ये हो गया, ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज हो गया। तीसरे की बात करूँ, ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मेजॉरिटी पार्टी रूल कर रही है, मेजॉरिटी पार्टी लेजिस्लेटिव के रूप में चुन के आ रही है, और पूरे देश से, इतने बड़ा देश भारत है, भारत के सब कोने से जो है, अलग अलग समुदाय से, अलग अलग जो है वर्ग से, अलग अलग क्लास से लोग कहाँ जा रहे हैं, लोकसभा में, लोअर हाउस में, हाउस ऑफ पीपल में, और वहाँ से एग्जीक्यूटिव बन रही है। तो वो जो लोग वहाँ पे अलग अलग क्लास के, अलग अलग समुदाय के इकट्ठे हुए हैं, उनमें से क्या होगा, एग्जीक्यूटिव बनेगी। तो यानी जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा, जबकि यहाँ पे प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, बहुत ज़्यादा सीमित होगा। तो यहाँ पे तीसरा अहम पॉइंट या एडवांटेज इसका आ जाता है, ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन। चौथा, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करता है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था मीन्स मेजॉरिटी पार्टी अभी किसी कारण से बहुमत खो देती है तो क्या होगा, दूसरे चुनाव करवाएं, तुरंत हमें इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अभी इलेक्शन हुए, 1 साल हुआ इलेक्शन हुए, गवर्नमेंट को किसी भी कारण से मेजॉरिटी में नहीं रही, तो क्या अब 1 साल बाद दोबारा इलेक्शन कराएं? नहीं। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था क्या है कि जो अपोजिशन की पार्टी होगी उसे मौका मिलेगा कि आओ आप क्या गवर्नमेंट बना सकते हो, क्या बहुमत हासिल कर सकते हो। तो एक वैकल्पिक सरकार साथ में चल रही है, जबकि यहाँ वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है ऑटोक्रेसी, निरंकुशता। क्या यहाँ निरंकुशता होना संभव है? संभव है, लेकिन अगेन कब, जब बहुत बड़ी मेजॉरिटी इनके पास आ जाए। अदरवाइज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर एक साथ काम कर रहे हैं, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एक समूह के रूप में काम कर रही है। तो यहाँ पे ऑटोक्रेसी होना, निरंकुशता होना थोड़ा सा क्या है, कम है, या तब होगी जब इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो जाए, मेजॉरिटी मिल जाए। जबकि यहाँ ऑटोक्रेसी हो सकती है, निरंकुशता हो सकती है, क्योंकि सारे डिसीजन मेकिंग पावर मैक्सिमम किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो ये हो गए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एडवांटेज, और जो इसके एडवांटेज हैं वो हो गए इसके डिसएडवांटेज। दूसरी तरफ बात करें इनके डिसएडवांटेज क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले अस्थिर सरकार, यानी सरकार 1 साल 2 साल 3 साल जैसे ही मेजॉरिटी गई, कभी भी सरकार जो है, समय से पहले भी सरकार क्या हो सकती है, एग्जीक्यूटिव पद से हटाई जा सकती है, यानी गवर्नमेंट स्थिर नहीं है। जबकि यहाँ एक बार प्रेसिडेंट चुन लिया तो हटाना बहुत मुश्किल है, मैंने आपको कहा था। तो यानी गवर्नमेंट क्या है, स्थिर है, परमानेंट है। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ स्टेबिलिटी है। यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट स्टेबल है, स्थिर सरकार है।
और जब स्थिर सरकार होती है तो पॉलिसी मेकिंग जो है थोड़ा सा आसान होता है। अस्थिर सरकार होती है, पॉलिसी मेकिंग थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है। वो उनका ज़्यादा ध्यान किस तरफ होगा, सरकार को बचाने का, बजाय इसके कि देश किस प्रकार से डेवलप हो उस तरफ ध्यान नहीं रहेगा, गवर्नमेंट किस प्रकार से बची रहे इस तरफ ध्यान रहेगा। तो जो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि स्टेबल गवर्नमेंट है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार। अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का मतलब है कि हमने देखा कि पॉलिटिशियन या लेजिस्लेटिव में मेंबर चुन के आगे, इन मेंबर में से अब क्या बन रहा है, एग्जीक्यूटिव बन रहा है, गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। तो आपने कई बार देखा 10th फेल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते हैं। जिनके पास खुद 10वीं पास नहीं है वो एजुकेशन मिनिस्टर बन रहा है, या जिनके पास खुद कैपेबिलिटी नहीं है वो ऐसे ऐसे पदों पर पहुंच जा रहे हैं, ऐसे ऐसी मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं जो बहुत टेक्निकल है। तो यानी ये जो गवर्नमेंट है ये अकुशल व्यक्तियों द्वारा भी चलाई जा सकती है। बहुत आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, हमारे रेलवे मिनिस्टर, कई बार हमारे होम मिनिस्टर तक ऐसे ऐसे व्यक्ति पहुँचे हैं जिनके पास वो उस प्रकार की जो है कैपेबिलिटी नहीं है, उस प्रकार की जो है उनके पास डिग्री नहीं है कि उन पद को संभाल सकें। खासकर स्टेट में सीएम और डिप्टी सीएम तो आपको ऐसे बहुत मिल जाएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे। जबकि यहाँ क्या होता है, प्रेसिडेंट जो ये एडवाइज़र के रूप में मिनिस्टर चुन रहा है ये अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट और उन्हीं फील्ड से करता है। यानी यूएसए में मैं बात करूं तो डिफेंस मिनिस्टर कौन बनता है, यूएसए का डिफेंस मिनिस्टर वो बनेगा जो आर्मी में खुद कम से कम 10, 15, 20 सालों तक जो है अच्छे पदों पर सेवा दे चुका हो, सर्विस दे चुका हो, उससे क्या कर दिया जाएगा, डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाएगा। यानी प्रैक्टिकल नॉलेज है। एजुकेशन मिनिस्टर वो बनेगा जो खुद उस फील्ड में जो है रिसर्च का काम कर चुका हो। यानी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के बाद जो व्यक्ति उठे हैं उन व्यक्तियों को मिनिस्टर के रूप में लाया जा रहा है, यानी कुशल व्यक्तियों की इसे सरकार कहा जाएगा। ये भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है और ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद चलें सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे अहम चीज़ है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि पावर का क्या होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए। तो इसे देखो, यहाँ पावर का सेपरेशन जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है उसके खिलाफ है, क्योंकि दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं। फ्यूजन पावर का, मैंने क्या कहा, फ्यूजन। डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या है, पावर का सेपरेशन यहाँ पे हो रहा है। यानी जो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है उसको सही काम कर रहा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। और लास्ट है नीतियों की अनिश्चितता। मैंने आपको बताया जब नॉन स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी तो पॉलिसी मेकिंग में कहीं ना कहीं क्या रहेगा, इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट है तो बहुत अच्छे तरीके से प्रेसिडेंट को जो पॉलिसी बनानी है वो बनाएगा, लेकिन यहाँ अगर नॉन स्टेबल गवर्नमेंट है तो पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट के अलावा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी आएंगे जो क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे, प्रभाव डालेंगे। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन में भी और भारत में भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, या ब्रिटेन की तुलना में भारत ने कौन सी चीज़ें अपनाई हैं या कौन सी चीज़ें नहीं अपनाई हैं। तो यहाँ आपको जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।